बोलो, एलवीडीटी में क्या था, ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग थी। एलवीडीटी जो कल तक आपका जहां तक पढ़ाए थे उसी के आगे आपको पढ़ाना था। तो एलवीडीटी में ये क्या था, हमारी प्राइमरी वाइंडिंग थी। और प्राइमरी वाइंडिंग को हम क्या कर रहे थे, आपका इनपुट सप्लाई दे रहे थे। और इसके पास क्या लगा हुआ था, ये हमारा कोर था। कोर था ना, ये क्या था आपका कोर था। और ये जो कोर है वह आपका प्राइमरी वाइंडिंग से जितनी दूरी पे था, प्राइमरी वाइंडिंग से जितनी दूरी पे था उतनी ही दूरी पर कहां से था, आपका सेकेंडरी वाइंडिंग से था। जैसे ये प्राइमरी वाइंडिंग पे इसका ये है डिस्टेंस, ये है प्राइमरी वाइंडिंग पे डिस्टेंस। तो सेकेंडरी वाइंडिंग पे भी डिस्टेंस क्या था, तो सेकेंडरी वाइंडिंग पर भी डिस्टेंस यही था हमारा। सेकेंडरी वाइंडिंग पर भी डिस्टेंस यही हमारा था, यानी दोनों पर एक समान मान का डिस्टेंस था ना भैया, दोनों पर। अगर दोनों को हम इस तरह से आपस में जोड़ दें, कल हमने बताया था आपको कि दोनों को अगर इस तरह से हम आपस में जोड़ दें, ये और इसके साथ हम क्या लगा दें, इसके साथ हम मीटर लगा दें कोई, तो जब इसके साथ मीटर लगाएंगे तो यहां पर कोई ना कोई प्रेरित विद्युत वाहक बल मिलेगा। तो हमने कहा था कि ये हमारी प्राइमरी कुंडली है और इस कुंडली को हम इनपुट सप्लाई दे रहे हैं। तो जब इससे इनपुट सप्लाई देंगे तो इससे फ्लक्स भी निकलेगा। वो फ्लक्स कहां आएगा, कोर को ग्रंथित होगी फ्लक्स होगा। जब कोर को फ्लक्स ग्रंथित होगा तो इस कोर से फ्लक्स निकलना प्रारंभ हो जाएगा। तो कोर से इस तरह से कोर से फ्लक्स निकलेगा, कोर से क्या होगा, इस तरह से फ्लक्स निकलेगा। तो ये क्या है, ये कोर से फ्लक्स निकल रहा है। जब कोर से फ्लक्स आपका इसमें प्रवेश करेगा, इसमें जब कोर का फ्लक्स प्रवेश करेगा, इसमें कोर से फ्लक्स प्रवेश करेगा, तो यहां पर आपका इनसे एक आपका कॉइल से प्रेरित विद्युत वाहक बल की उत्पत्ति होगी, यानी एक फ्लक्स की उत्पत्ति होगी इस कॉइल से। ये तो इस कॉइल से भी क्या होगा, इस कॉइल से भी एक फ्लक्स की उत्पत्ति होगी इसके चारों ओर, इसके चारों ओर एक फ्लक्स का निर्माण होगा। तो अब क्या होगा, ये जो हमारा कॉइल है, कॉइल से जब फ्लक्स निकलता है तो निकल हमारा कहां रहा है, बाहर की ओर आपका, है ना। यहां भी कॉइल से फ्लक्स कहां निकल रहा है, बाहर की ओर। तो प्रवेश करेगा, तो जब यहां बाहर की ओर निकलेगा और अंदर की ओर प्रवेश करेगा, यहां भी बाहर की ओर निकलेगा और अंदर की ओर प्रवेश करेगा, यही होगा ना। तो जिस सिरे से आपका बाहर की ओर निकलेगा और जिस सिरे से क्या होगा, अंदर की तरफ प्रवेश करेगा आपका। तो आप लोग जानते थे अगर कोई कॉइल है तो कॉइल में आपका हमारा जिस तरफ से धारा प्रवेश करती थी वो यन बनता था और जिस तरफ से निकलती थी वो क्या बनता था आपका, यस बनता था, यही बनता था ना। तो यहां भी आपका जिससे निकलेगी वो क्या है, यस है, और जिसमें प्रवेश करेगी वो क्या है आपका, यन है ना। समझो, पहले बात समझो। ये वाले फ्लक्स के लिए ले रहे हैं, ये वाला, इस वाले फ्लक्स के लिए अगर लेंगे इस वाले फ्लक्स का, तो इसका यानी यस हो जाएगा। तब हम इसका खुद का ले रहे हैं, इसमें भी वही आएगा, बता रहे हैं। ध्यान दो भैया, इस वाले का इससे फ्लक्स क्या हो रहा है, इससे फ्लक्स अगर हम बात करें तो कुंडली में दो तरह का फ्लक्स है। कुंडली में आपका टोटल दो तरह का फ्लक्स है। एक तो कोर से आने वाला फ्लक्स है ना। कोर से फ्लक्स जो आ रहा है, तो जब ये कोर से फ्लक्स निकल रहा है तो इसमें प्रवेश कर रहा है। तो कोर का जब फ्लक्स प्रवेश करेगा, तो कोर का फ्लक्स प्रवेश करेगा तो इसको क्या बनाएगा, तो ये यन बनेगा, ये क्या बनेगा, यस बनेगा ना। कोर का जब फ्लक्स प्रवेश करेगा तो ये यन बनेगा, ये यस बनेगा। फिर इसमें प्रवेश करेगा तो ये यन बनेगा, ये यस बनेगा ना। लेकिन जब इस कॉइल से फ्लक्स निकलेगा, इस कॉइल से जो हमारा फ्लक्स है, इस कॉइल से फ्लक्स निकलेगा, तब की बात कर रहा है कि इस कॉइल से फ्लक्स निकले तो क्या होगा। तो जब किसी कॉइल के चारों ओर आपका फ्लक्स ऐसे निकलता है आपका, ये हमारा फ्लक्स कहां निकल के जाता है, यन से यस की तरफ, ये यन से यस जा रहा है ना। तो ये हमारा फ्लक्स निकल रहा है, तो फ्लक्स निकलेगा तो क्या बनेगा, फ्लक्स निकल रहा है तो यन से निकल रहा है, कहां प्रवेश कर रहा है आपका, यस में प्रवेश कर रहा है ना। तो मान लीजिए यहां से फ्लक्स निकल रहा है, तो जिधर से निकल रहा है वो सिरा क्या है, यन, और दूसरा सिरा क्या, यस। तो जिधर से निकला वो यन और दूसरा सिरा क्या, यस होगा। तो एक आपका यन और दूसरा यस, एक यन और दूसरा यस। तो ये किस तरह का, ये एक तरह से डोमेन की स्थिति को व्यक्त कर रहे हैं। जैसे चुंबक में पढ़े होंगे, एक यन तो दूसरा क्या होता है, यस, फिर एक यन तो दूसरा क्या होता है आपका, यस, ऐसा डोमेन होता है ना। तो ये पूरा क्या है, ये पूरा एक आपका चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण कराएंगे यन और यस के रूप का, ये यन और यस के रूप का ये निर्माण कराएंगे। और ये दोनों फ्लक्स आपस में क्या हो जाएंगे आपका, जुड़ जाएंगे, जिसकी वजह से अगर इस कॉइल में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान E1 है और इस कॉइल में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान E2 है, तो जो यहां पर E मिलेगा वो दोनों क्या हो रहा है, दोनों फ्लक्स आपस में जुड़ रहे हैं ना। जुड़ने पे फार्मूला क्या बनेगा,
बोलो भैया, तो ये बनेगा E बराबर E1 प्लस क्या बनेगा, E2 बनेगा कि नहीं, एक चीज बनेगा ना आपका। अगर हम इसी को ऐसा बना देते कि ये हमारा प्राइमरी वाइंडिंग का कॉपर हो, सॉरी प्राइमरी वाइंडिंग का होता, और इसके साथ हम क्या जोड़ देते, इसके साथ हम सप्लाई जोड़ देते, और इसके साथ पास हमारा क्या लगा, ये हमारा कोर लगा हुआ है, तो ये हमारा कोर लग गया, लग गया। अब इससे जब फ्लक्स निकलेगा तो वो फ्लक्स कहां प्रवेश करेगा, इस कोर में प्रवेश करेगा, करेगा। और इसके पास अगर हम कोई वाइंडिंग लेके आए, ये हम अपनी वाइंडिंग लेके आते हैं, तो वाइंडिंग में हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा हो गया वाइंडिंग, इधर भी हमारी हो जाती है वाइंडिंग, पांच है ना, 5 कॉइल हो गया। अब हम इस वाइंडिंग को क्या कर देते हैं, ये वाली जो वाइंडिंग है, इस वाइंडिंग का सिरा हम इस तरह से जोड़ देते हैं। अब उल्टा जोड़ दिए, इस वाइंडिंग का सिरा हमने ऐसे जोड़ दिया, जोड़ दिया ना, ये हमने कर दिया, उल्टा जोड़ दिया। यहां पर सीधा जुड़ा था, सीधा जुड़ा था ना, यहां पे क्या हो गया, उल्टा जुड़ गया। तो यहां पर फ्लक्स जो होगा, फ्लक्स जो निकलेगा इससे, इससे जो फ्लक्स निकलेगा वो फ्लक्स में क्या होगा, इससे जो फ्लक्स निकलेगा, इससे जो फ्लक्स निकलेगा उस फ्लक्स में क्या होगा आपका, बताइए, बोलो भाई। इन दोनों से फ्लक्स का मान क्या होगा, तो ये हमारा है, इसमें क्या बनेगा, ये यन बनेगा, तो दूसरा क्या बनेगा आपका, यस बनेगा। इसमें यन और यस कहां बनेगा, जब ये ऐसे रहता है तो यहां यन और यहां यस होता है, जब ये बदलेगा तो क्या हो जाएगा, जब ये बदलेगा तो यस और यन हो जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यस और ये क्या हो जाएगा, यन, होगा कि नहीं, ऐसी पोलैरिटी होगी ना। अब ये यस और ये यस दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे कि आकर्षित, प्रतिकर्षित करेंगे। तो प्रतिकर्षण की स्थिति में हमको मान ये मिलेगा कि घटा हुआ मिलेगा, तो हमको जो E मिलेगा टोटल, E डिफरेंट मिलेगा, वो क्या मिलेगा आपका, वो E1 माइनस क्या मिलेगा आपका, E2 मिलेगा। आई बात समझ में, तो ये E1 और E2 का क्या मिलेगा, अंतर मिलेगा। तो ये क्या, ये डिफरेंशियल है। जब कोई मशीन क्या करती है, वाइब्रेट करती है, जब कोई मशीन अपने पोजीशन पे रह करके क्या करती है, वाइब्रेट करती है, तो वाइब्रेशन की स्थिति में जो हमारा कोर होता है, वो कोर आगे पीछे की तरफ क्या होता है, कंपन करता है। तो जब कोर आगे पीछे की तरफ कंपन करेगा, तो जिसकी तरफ वो जितना विस्थापित होगा उतना ही उसको क्या होगा भाई, विद्युत वाहक बल प्राप्त होगा। जैसे कोर कंपन किया, सॉरी मशीन है, जो मशीन है वो कंपन कर रही है, तो मशीन कंपन की, तो कंपन की स्थिति में मशीन अपनी स्थिति से ऐसे पीछे आएगी, तो इसका क्या होगा भाई, ये जो कोर है ये पीछे आएगा। तो जब वो पीछे आएगा तो इस कोर को मिलने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा कि ज्यादा, कम हो जाएगा। इसको क्या हो जाएगा, फ्लक्स ज्यादा हो जाएगा, होगा ना। तो ये ज्यादा फ्लक्स काटेगा और ये क्या करेगा, कम फ्लक्स काटेगा। तो E1 का मान ज्यादा होगा, ये जो हमारा E1 है, E1 की वैल्यू ज्यादा होगी, और E2 का मान क्या होगा, कम होगा। तो जब E1 ज्यादा होगा, E2 का मान कम होगा, E1 का मान क्या होगा, ज्यादा होगा, E2 का मान क्या होगा, कम होगा। तो जो हमारा डिफरेंशियल है, जो हमारा डिफरेंट है, वो कितना प्राप्त होगा आपका, वो पॉजिटिव में डिप्लेसमेंट होगा। जब यही क्या होगा, जब यही आपका खिसक करके आगे जाएगा तो E2 का मान ज्यादा होगा और E1 का मान क्या होगा आपका, कम होगा, होगा ना। तो जब E2 का मान ज्यादा होगा तो E2 में ज्यादा प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा, तो वही मान हमको किस में मिलेगा, माइनस में मिलेगा। तो लिखिएगा इसमें, ये वाला कैसे चेंज हुआ है, जब ये आपका धारा यहां से जाएगी तो धारा जिस सिरे में प्रवेश करती है वो यन, जिस सिरे से निकलती है वो यस। तो यहां से धारा जिस सिरे में प्रवेश कर रही वो यन, दूसरा सिरा क्या, यस। तो यहां कोर है, कोर फ्लक्स को काट रहा है, तो जब फ्लक्स को काटेगा तो उसमें यानी फ्लक्स को ग्रंथित करेगा तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो यहां भी कोर है, कोर जब फ्लक्स को ग्रंथित करेगा तो इसमें भी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो जैसे यहां पर हमने बताया था कि जब इस कोर से निकलने वाला फ्लक्स इसमें ग्रंथित होगा, इस कोर से निकलने वाला फ्लक्स इसमें ग्रंथित होगा, तो ये अपना चुंबकीय क्षेत्र आपका यन और दूसरा यस, यन और दूसरा यस बनाएगा। तो ये कब है, जब दोनों इस तरह से जुड़े हुए हैं तब। लेकिन जब ये इस स्थिति में होंगे तो ये क्या है, यही वाले कॉइल को बदल दिया गया, ऐसे बदल दिया गया, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये यन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, यस की स्थिति बनेगा। ठीक, तो लिखेगा इसमें, जहां तक लिखे थे उसके आगे लिखो भैया। जब मशीन अपने पोजीशन से वाइब्रेट करती है, वाइब्रेट नहीं करती है, लिखेगा वाइब्रेट नहीं करती है,
तो कोर वाइब्रेट नहीं करती है, तो कोर कह रहा है कि जब ये मशीन वाइब्रेट ना करे तो उस स्थिति में क्या होगा। तो हमने कल को बताया था ना आपको कि अगर मशीन वाइब्रेट ना करे तो इस वाले में दिखाया था ना कि E1 का मान E2 के क्या रहेगा, आपका बराबर रहेगा। आपको हमने दिखाया था कि E1 का मान क्या होगा, E2 के बराबर होगा। तो जी वाइब्रेट का मतलब अपने पोजीशन से, जैसे कोई भी चीज वाइब्रेट करती है तो वो अपने पोजीशन से आगे और पीछे कंपन करती है ना, तो जब अपने पोजीशन से आगे पीछे कंपन करेगी तो जितना वो कंपन करेगी वही मान कहां शो करता है, आपका उस मीटर में शो करता है कि कितना वाइब्रेशन था इस मीटर में। आई बात समझ में। तो जैसे आप लोग कोई मशीन देखे होंगे तो वाइब्रेशन का मतलब क्या गया, ये अपनी स्थिति में, तो ये अपनी स्थिति से कितना इधर गई या कितना इधर गई आपका, तो उसीलिए कोर लगाया गया, क्योंकि कोर जब अपनी स्थिति में होगा तो ये सामान्य अवस्था में, तो बीचों बीच होगा, दोनों समान फ्लक्स काटेंगे, तो दोनों समान फ्लक्स काटेंगे तो दोनों से समान प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा, जिसकी वजह से जो ई का मान होगा वो क्या होगा, आपका शून्य प्राप्त होगा। तो क्या लिखे हैं, वाइब्रेट नहीं करती है, हाँ वाइब्रेट नहीं करती है तो कोर से दोनों कॉइल को मिलने वाले फ्लक्स का मान, तो दोनों कोर से कॉइल को मिलने वाले फ्लक्स का मान एक समान प्राप्त होता है, जिससे मिलने वाले फ्लक्स का मान एक समान प्राप्त होता है, जिससे प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान, जिससे प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान शून्य प्राप्त होता है, जिससे प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान शून्य प्राप्त होता है। हो गया, आगे लिखिएगा। जब मशीन वाइब्रेट करती है, जब मशीन वाइब्रेट करती है तो वाइब्रेशन की वजह से जब कोर पीछे की ओर विस्थापित होगा, 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 तो देखो भैया यहां क्या है, ये हमारा प्राइमरी वाइंडिंग का कोर है, ये प्राइमरी वाइंडिंग का है, जिसके ऊपर आपका वाइंडिंग है, जिसके चारों ओर, तो इस वाइंडिंग से जो फ्लक्स निकलेगा वही फ्लक्स इसमें जाएगा आपका पूरे कोर में। अब ये कोर जब इधर खिसकेगी आपका, तो किसको प्राप्त होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल, इस वाले को प्राप्त होगा ना। इस वाले को अगर प्रेरित विद्युत वाहक बल प्राप्त होगा तो इसका मान कम प्राप्त होगा आपका, तो इस कॉइल में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्यादा होगा आपका, और इस कॉइल में प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा, कम होगा ना। तो अगर इस पहले वाले में अगर हमारा E1 है तो E1 का मान ज्यादा होगा और E2 का मान क्या होगा, आपका कम होगा। तो लिखेगा, क्या लिखेगा, पीछे की ओर विस्थापित होगा, तो सेकेंडरी के पहले वाले टर्न को, सेकेंडरी के पहले वाले टर्न को इनपुट सप्लाई प्राप्त होगा, सॉरी इनपुट फ्लक्स प्राप्त होगा, जिससे E1 का मान E2 से अधिक होगा, जिससे E1 का मान E2 से अधिक होगा, E1 का मान E2 से अधिक होगा, जिससे डिस्प्लेसमेंट कैसा मिलेगा भाई, जिससे डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव मिलेगा कि नेगेटिव, जिससे डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव प्राप्त होगा, जिससे डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव प्राप्त होगा। हो गया। अब क्या होगा भाई, यह हमारा कहां विस्थापित होगा, जब आगे की ओर विस्थापित होगा। तो जब आगे की ओर विस्थापित होगा
तो ये वाला जो कोर है, ये कोर किसके ज्यादा संपर्क में आएगा? सेकेंडरी के ज्यादा संपर्क में आएगा। और प्राइमरी के क्या होगा आपका? कम संपर्क में आएगा। तो जब प्राइमरी के कम संपर्क में आएगा, सेकेंडरी के ज्यादा संपर्क में आएगा, तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? तो ये वैल्यू हो जाएगा जब आपका E2 का मान ज्यादा हो जाएगा किससे? E1 से। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट किस में मिलेगा आपका? निगेटिव में मिलेगा। तो क्या लिखे हैं? आगे लिखेगा जब कोर आगे की ओर विस्थापित होगा, जब कोर आगे की तरफ विस्थापित होगा, जब कोर आगे की ओर विस्थापित होगा, जब कोर आगे की ओर विस्थापित होगा, तो उस स्थिति में, जब कोर आगे की ओर विस्थापित होगा, तो उस स्थिति में, तो उस स्थिति में E2 का मान E1 की अपेक्षा अधिक होगा। E2 का मान E1 की अपेक्षा अधिक होगा। E2 का मान E1 की अपेक्षा अधिक होगा, जिससे 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 डिस्प्लेसमेंट निगेटिव प्राप्त होगा, जिससे डिस्प्लेसमेंट निगेटिव प्राप्त होगा। अगली हेडिंग डाल लीजिएगा। अगले चैप्टर का नाम है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। अगले चैप्टर का नाम है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। हाँ, किताब हो बच्चा देना। ट्रांसड्यूसर के बाद का ये चैप्टर है तापमान का मापन। लो जी, ट्रांसड्यूसर जो था, ट्रांसड्यूसर का मतलब था कि एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में रूपांतरित करना। ठीक, जैसे क्या था कि हम लोग मीटर अपना बनाते हैं, अपने यहां मीटर, तो हम मीटर किस चीज को मापने के लिए बनाते हैं? जो हम लोग मीटर बनाते हैं वो विद्युत राशियों को मापने के लिए बनाते हैं, यानी जैसे वोल्टेज, करंट, पावर, इन सब को मापने के लिए बनाते हैं ना। तो जो हम लोग अपना इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं वो वोल्टेज को, करंट को, पावर को, इन्हीं सब को मापने के लिए बनाते हैं ना। बोलो भाई, बनाते हैं ना। लेकिन हमको क्या मेजरमेंट करना है? हमको वोल्टेज नहीं मेजरमेंट करना, हमको करंट नहीं मेजरमेंट करना, हमको पावर नहीं मेजरमेंट करना। हमको क्या मेजरमेंट करना? हमको क्या मेजरमेंट करना? हमको प्रेशर मेजरमेंट करना, कि कितना दाब लग रहा है, दाब का मापन करना है। हमको क्या करना है? पानी का बहाव कितना है, पानी के बहाव का मापन करना है, पानी के बहाव का मापन करना है, इन सब का मापन करना है। लेकिन किस विधि से करना है? हम लोग किस विधि से इन सब का मापन करेंगे? तो इन सब का मापन जो हम करेंगे वो अपने इलेक्ट्रिकल विधि के द्वारा ही करेंगे। जैसे हम लोग क्या कर रहे थे, जैसे हमके पानी का लेवल मापना था, हमको क्या करना था? पानी का लेवल मापना था। तो पानी का लेवल हम मापने के लिए क्या कुछ हम अलग से लगाए थे? बोले, हमने कुछ नहीं लगाया। हमने क्या किया? रेजिस्टेंस लगाया, बैटरी लगाया, हमने अपना ही सब कुछ लगाया ना। और हमने अपना ही सब कुछ लगा करके क्या कर दिया? कन्वर्ट कर दिया। किसमें? लेवल मेजरमेंट में किया ना। उसमें क्या किया? बस इतना ही किया आपका कि ये जो हमारा था आपका लेवल मेजरमेंट में, कि ये हमारा आपका था फ्लोट, फ्लोट नीचे की तरफ था। तो फ्लोट जब नीचे की तरफ था तो हमारा क्या हुआ? हमारा ये जो आपका तीर था वो तीर यहां पर था, इस रेजिस्टेंस के पास था। तो बैटरी से जो भी सप्लाई आई वो यहां तक पहुंचने के बाद यहां से होकर के मीटर में गई। तो इस पूरे मीटर में वोल्टेज ड्रॉप हुआ। तो वोल्टेज ड्रॉप हुआ, तो वोल्टेज ड्रॉप होने के बाद जो मान बच गया वो मान किसको मिला? वोल्ट मीटर को मिला। तो वो मान जो शो किया वो उसके हाइट का मान हो गया, उसके लेवल का मान हो गया ना। हम दे तो अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही रह रहे हैं ना, लेकिन हमको मिल क्या रहा उससे? हमको मिल रहा है आपका मेजरमेंट का मान। लेकिन कौन से मेजरमेंट का मान? क्या हम वोल्टेज माप रहे हैं, करंट माप रहे हैं? नहीं, हम ऐसे मेजरमेंटों का मान निकाल रहे हैं। जैसे यहां से मेजरमेंट निकाल रहे हैं आपका कि कितना हाइट है, कितना आपका द्रव का तल हुआ, ये काम कर रहे हैं ना।
हम अपना पर्सनल काम नहीं कर रहे हैं, हम दूसरा काम कर रहे हैं ना। हमारा सब कुछ लगा हुआ है, हमारा ही बैटरी लगा है, हमारा ही ये आपका रेजिस्टेंस लगा हुआ है, हमारा ही ये आपका लगा हुआ है। और क्या दे रहा है हमको? दे रहा है तो हाइट में मान दे रहा है, ये हो रहा है ना। तो हमने अपनी ही एनर्जी यूज किया, अपनी एनर्जी यूज करके हमने दूसरे का मान निकाला, यही किया ना आपका। इसी तरह से जो फ्लो होने वाला मान था, जो पानी था आपका, कहां गए ये जो फ्लो मेजरमेंट था, ये फ्लो मेजरमेंट, इसमें भी क्या लगाया? हमने ही अपना सब कुछ लगाया, हमने ही अपना चुंबक लगाया, चुंबक लगाया, हमने ही अपना क्या किया? इलेक्ट्रोड निकाला, इलेक्ट्रोड लगाया। चुंबक से जो हमारा ये गया फ्लक्स यन से यस की तरफ, तो पानी का जो बहाव था, पानी जितनी तेजी से गया, वो चालक पदार्थ एक तरह का आपका जो भी द्रव मटेरियल है, तो वो यन से यस की तरफ जाने वाले फ्लक्स को काटा। फ्लक्स को जब काटा तो उसमें जो प्रेरित विद्युत वाहक बल हुआ, वो इलेक्ट्रोड के माध्यम से कहां पहुंच गया? मीटर में पहुंच गया। तो मीटर में पहुंचा तो मीटर क्या किया? उस मान को कैलकुलेट कर लिया और कैलकुलेट करके बताया कि कितना तेजी के साथ वो बह रहा है। जितनी तेजी के साथ जाएगा तो उतना ही प्रेरित विद्युत वाहक बल बहेगा, क्योंकि कहता है साफ साफ E इज प्रोपोर्शनल टू एन। गति जितना ज्यादा होगी प्रेरित विद्युत वाहक बल उतना ज्यादा होगा, बोलता है ना E बराबर 5ZNP/60 है। तो गति जितना ज्यादा प्रेरित विद्युत वाहक बल उतना ज्यादा, तो उतना ज्यादा मान कैलकुलेट कर रहा है। तो हमने सब कुछ अपना यूज किया, लेकिन मान किस में निकाला? मान हमने निकाला आपका अलग अलग तरीके से। ठीक, अगली हेडिंग है आपका, ये भी जो है ये भी ट्रांसड्यूसर में ही पढ़ेंगे, ये वाला भी जो पढ़ोगे ना वो ट्रांसड्यूसर के अंदर ही पढ़ेंगे आपका। टेम्परेचर मेजरमेंट, डिस्प्लेसमेंट में क्या था आपका कि डिस्प्लेसमेंट में आपका अगर कोई भी आपका वस्तु है वो अपने पोजीशन से जितना वाइब्रेट कर रही थी, ये वाला था, तो ये जैसे ये स्कोर के साथ मशीन जुड़ी होगी, वो मशीन जुड़ी होगी जो मशीन वाइब्रेट कर रही होगी, तो वो मशीन जितना वाइब्रेट करेगी उसका मान आगे और पीछे की ओर विस्थापित होगा। तो वो मान एक पॉजिटिव में बताएगा और एक मान निगेटिव में बताएगा। तो बताएगा कि मशीन अपने पोजीशन से कितना आगे गई है, कितना पीछे गई है। क्योंकि अगर मशीन में बहुत ज्यादा वाइब्रेशन आ जाएगा तो मशीन क्या हो सकती है? आपका उखड़ सकती है, या फिर आपका टूट फूट हो सकता है, उसमें बहुत ज्यादा आपका वाइब्रेशन होने की वजह से। आई बात समझ में? तो ये मान लगातार कैलकुलेट किया जाता है। जैसे द्रव का दबाव क्यों कैलकुलेट किया जाता है? द्रव का दाब इतना है, इसलिए कैलकुलेट किया जाता है कि दबाव एकाएक बढ़ ना जाए। दबाव बढ़ जाएगा तो टैंक को फाड़ देगा आपका। भाप का दबाव हम लोग मापते हैं, क्यों मापते हैं? कि भाप का दबाव इतना ज्यादा ना बढ़ जाए कि टैंक का या फिर जिससे पाइप से होकर गुजर रहा हो पाइप ना फट जाए आपका, इसीलिए मापते हैं। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे? ये मशीन का हम क्या करेंगे? डिस्प्लेसमेंट, यानी कितना वो आगे और कितना पीछे कंपन कर रहा है। तो अगर अपने मान से ज्यादा होने लगेगा तो उसको क्या करेंगे? फिर से हम उसको सही करेंगे आपका, इसलिए हम लोग मेजरमेंट करते हैं। आई बात समझ में? हाँ, ये मशीन के साथ जुड़ा हुआ है इसका शाफ्ट, और ये जो है ये पूरा का पूरा कोर मटेरियल है, ये सिलिकॉन स्टील का कोर मटेरियल है, यही आगे पीछे गति कर रहा है आपका। ठीक, हाँ, तो यही कुंडलियां फ्लक्स को काट रही हैं और ये जो है ये इसको फ्लक्स दे रहा है। इस वाली वाइंडिंग जो है, ये वाली वाइंडिंग इसको फ्लक्स प्रदान कर रही है, तो इस पूरे कोर में फ्लक्स आ जा रहा है। जैसे ट्रांसफार्मर में क्या होता था, प्राइमरी वाइंडिंग को सप्लाई देते थे तो पूरे कोर में फ्लक्स घूमता था आपका, तो वैसे यहां पर भी पूरे कोर में फ्लक्स घूम रहा है। अब जो वाइंडिंग के संपर्क में जितना ज्यादा कोर होगा वो उतना ज्यादा फ्लक्स काटेगा, जिस वाइंडिंग के संपर्क में कोर कम होगा वो कम फ्लक्स काटेगा। आई बात समझ में? ये हो रहा है। इसका यूज कैसे करते हैं? क्या बताए तो कि मशीन के साथ इसको जोड़ते हैं, जो कंपन करने वाली मशीनें हैं उनके साथ इसको जोड़ा जाता है आपका। तो जितना ज्यादा कंपन होगा वो कंपन आपका मीटर में शो करता है कितना कंपन कर रहा है। अब मैकेनिकल मशीनें बहुत सारी हैं आपका, अरे सर्च मार लो, इतना बड़ा यूट्यूबर, इतना यूट्यूब पे है, सब कुछ पड़ा हुआ है गूगल पे। कौन सा? तो ये जो मान मिल रहा है, यहां जो मान मिल रहा है ना, इसी जगह पे लगाएंगे हम अपना मीटर। ये जो मान मिल रहा है हमको, ये मान जो यहां पे मिल रहा है ना डिस्प्लेसमेंट का मान, यही क्या लगा देते हैं? मीटर लगा देते हैं। तो मीटर लगा देंगे तो मीटर मान बताएगा ना, तो यहां मीटर लगा होता है इसकी सप्लाई की जगह पे। आई बात समझ में? वही चीजिया है भैया। कौन सा? है वही चीजिया तो है यार, वही फिगरवा तो बनाए हैं उस वाले में। हेडिंग डालेगा तापमान का मापन, ये भी आपका उसी पर कार्य करता है, ये भी ट्रांसड्यूसर के अंतर्गत ही आता है आपका। तो चैप्टर का नाम डाल लीजिएगा तापमान का मापन। देख लेंगे, पढ़ना होगा तो वो लिखवा देंगे।
दाव की तबिया कहाँ रख लो बच्चे। इसमें पहली हेडिंग है आपका थर्मोमीटर। थर्मोमीटर 10 बार बोल चुकली। एक जाने माथा खराब करवा जान, ईटा पत्थर उठा के मार दे। लिख ला जा तो फिर मिठाई हम बैठा के खाए। हो गया, तो हेड डाल लीजिएगा थर्मोमीटर। थर्मोमीटर क्या होता है भाई? जिस मीटर की सहायता से तापमान का मापन किया जाता है उसको बोला जाता है थर्मोमीटर। ठीक, तो लिखिएगा वह ट्रांसड्यूसर मीटर, वह ट्रांसड्यूसर मीटर जिसकी सहायता से, वह ट्रांसड्यूसर मीटर जिसकी सहायता से तापमान का मापन किया जाता है, जिसकी सहायता से तापमान का मापन किया जाता है, जिसकी सहायता से तापमान का मापन किया जाता है, जिसकी सहायता से तापमान का मापन किया जाता है, उसे उसे थर्मोमीटर कहते हैं। उसे थर्मोमीटर कहते हैं। उसे थर्मोमीटर कहते हैं। ओके भाई, उसे थर्मोमीटर कहते हैं। थर्मोमीटर निम्न प्रकार के होते हैं। थर्मोमीटर निम्न प्रकार के होते हैं। पहला रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। पहला रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, जो जो पढ़ना वही लिखवा रहे हैं सिर्फ। पहला रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। दूसरा कांस्टेंट प्रेशर थर्मोमीटर। दूसरा कांस्टेंट प्रेशर थर्मोमीटर। तीसरा कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर। कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर। और चौथा थर्मोकपल थर्मोमीटर। थर्मोकपल थर्मोमीटर। थर्मोकपल थर्मोमीटर। हो गया, तो चलिए हेडिंग डाल लीजिएगा। ये बालक हेडिंग डाल लीजिए। हेडिंग है रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। जो पढ़ना है आपको, एक रेजिस्टेंस पढ़ना है, एक थर्मोकपल पढ़ना है। रेजिस्टेंस थर्मोमीटर क्या होता है? ए भैया ध्यान दो, रेजिस्टेंस थर्मिस्टर क्या होता है? हां, इसको थर्मिस्टर भी बोला जाता है। रेजिस्टेंस थर्मिस्टर क्या इसको बोलते हैं आपका? थर्मिस्टर। देखो भैया, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें अगर 1 सेंटीग्रेड का परिवर्तन करोगे, जैसे अगर उनका टेम्परेचर 1 सेंटीग्रेड बढ़ाओगे तो उसके रेजिस्टेंस के मान में +5% की वृद्धि हो जाती है। कितनी वृद्धि होती है आपका? +5% की वृद्धि हो जाती है आपका। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो आपका चल रहा है वो थर्मिस्टर वाला टॉपिक चल रहा है। और जो थर्मिस्टर होता है
जो ये आपका रेजिस्टेंस थर्मोमीटर है, इस रेजिस्टेंस थर्मोमीटर में हम किसका यूज करते हैं? थर्मिस्टर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? थर्मिस्टर का यूज करते हैं। थर्मिस्टर की खासियत क्या होती है भैया? थर्मिस्टर की खासियत जान लो। थर्मिस्टर की खासियत होती है कि अगर आपका इस मटेरियल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाओगे तो इसके रेजिस्टेंस में 5% की वृद्धि हो जाती है। इसके रेजिस्टेंस में कितना वृद्धि हो जाती है? 5% की वृद्धि हो जाती है। तो ऐसे आपका जितने भी मटेरियल है या जैसे जितने भी पदार्थ हैं, तो उन पदार्थों के द्वारा ही क्या किया जाता है? उन पदार्थों के द्वारा ही आपका वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है। अगर 2 सेंटीग्रेड बढ़ाओगे तो 2 सेंटीग्रेड बढ़ाने पे कितना परसेंट बढ़ जाएगा? तो 10%। क्या बढ़ेगा? 10%। रेजिस्टेंस का मान बढ़ जाएगा। तो कहोगे रेजिस्टेंस का मान बढ़ने से क्या फायदा है? तो जानते हो क्या फायदा है? इसको किसी ब्रिज पे लगाया जाता है, जैसे केल्विन ब्रिज पे लगा दिया गया या फिर व्हीटस्टोन ब्रिज पे लगा दिया गया। तो जैसे हमने क्या किया, हम ले लेंगे एक केल्विन ब्रिज या ले लेंगे क्या, एक व्हीटस्टोन ब्रिज। जैसे ये क्या है, ये हम ले लिए कोई मीटर, ले लिए, ये हमने ले लिया कोई मीटर, ले लिया ना। अब इस मीटर में ये क्या हमारा, ये हमारा ब्रिज हो गया। ये हमारा क्या हो गया भाई? ब्रिज। केल्विन डबल ब्रिज ले लेते हैं। केल्विन डबल ब्रिज ले लिया हमने, और यहां पे क्या लगा दिया? यहां पे लगा दिया थर्मिस्टर पदार्थ। क्या लगा दिया? थर्मिस्टर पदार्थ लगा दिया जो थर्मिस्टर पदार्थ है। जब इसको हम एडजस्ट कर देंगे, जब ब्रिज को एडजस्ट करेंगे तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेप कहां होगा? बीचों बीच होगा। तो मान क्या देगा? मान बोलो भैया, मान शून्य प्रदान करेगा। गैल्वेनोमीटर में जो विक्षेप है वो मान क्या देगा? शून्य देगा। हमने क्या किया, हमारा माथा खराब हुआ, और माथा खराब होने के बाद जो गैल्वेनोमीटर का स्केल था, स्केल को हमने बदल दिया। ये 0 दे दिया, 0, ये कर दिया 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ये कर दिया 2 डिग्री सेंटीग्रेड, ये कर दिया आपका 3 डिग्री सेंटीग्रेड। अरे मान लो, अभी फिलहाल समझ लो, हमने बस पैमाना चेंज किया। गैल्वेनोमीटर का जो पैमाना था, गैल्वेनोमीटर का पैमाना हमने चेंज किया। पैमाने को चेंज करके हमने क्या लगा दिया? हमने ये सेंटीग्रेड वाला पैमाना लगा दिया। अब क्या किया? अब यहां पर हमने टेम्परेचर बढ़ाया। तो जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो थर्मिस्टर का टेम्परेचर अगर 1 सेंटीग्रेड बढ़ेगा तो कितना परिवर्तन होगा? तो 1 सेंटीग्रेड पर +5% का परिवर्तन होगा। तो किसका मान बढ़ेगा? रेजिस्टेंस का मान बढ़ेगा। तो जब रेजिस्टेंस का मान बढ़ेगा तो सर्किट अपने को बैलेंस करेगी। तो जब सर्किट बैलेंस करेगी तो कैसे बैलेंस करती है सर्किट? व्हीटस्टोन बताइएगा। सर्किट जब बैलेंस करती है तो कैसे बैलेंस करती है? अच्छा एक बात बताइएगा, इस सर्किट में बहने वाली धारा का मान क्या होता है? हाँ, गैल्वेनोमीटर में इस सर्किट में बहने वाली धारा का मान क्या होता है? शून्य होता है। पता होगा, जब सर्किट बैलेंस होती है तो बैलेंस की कंडीशन में कितनी धारा बहती है? शून्य बहती है। जब सर्किट अनबैलेंस होगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो क्या इसमें 0 रह जाएगा? अरे बंद कर दो यार, नहीं बंद कर दो बस चुपचाप। कि जब सर्किट क्या रहती है? जब सर्किट बैलेंस रहती है तो सर्किट के बैलेंस होने पे इसमें कितनी धारा बहती है आपका? तो 0 मान की धारा बहती है। लेकिन जब अनबैलेंस होती है ना, तो अनबैलेंस की कंडीशन में क्या होता है? किसी एक तरफ रेजिस्टेंस बढ़ा, रेजिस्टेंस जब बढ़ेगा तो धारा आपका जो है वो एक समान मान की जो गुजर रही थी वो समान मान की गुजरेगी नहीं, तो इससे कुछ ना कुछ धारा बहेगी। तो जितना यहां परिवर्तन होगा उतना ही यहां पर संकेतक में परिवर्तन होगा ना, क्योंकि वही मान की जो यहां पर बढ़ेगा रेजिस्टेंस, उस रेजिस्टेंस का मान जितना बढ़ेगा उतनी धारा इसमें बहेगी ना, उसी के हिसाब से। तो ये क्या करेगा? ये उतना ही परिवर्तन होगा, ये भी उतना ही बढ़ेगा आपका। तो जितना यहां टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, तो जितना टेम्परेचर इंक्रीज करेगा
उतना ही क्या होगा, उतना ही इसकी वैल्यू का मान बढ़ेगा, और जितना इसकी वैल्यू का मान बढ़ेगा तो वही मान क्या होगा आपका मीटर में शो करेगा। मतलब उसका गैल्वेनोमीटर का मान बढ़ेगा। बता रहे हैं कि कैसे कह सकते हैं आपका, ठीक।
क्या लिखे हैं, एक बार फिर से देख लीजिएगा। इस प्रकार के मीटर में थर्मिस्टर का प्रयोग किया जाता है। थर्मिस्टर उच्च प्रतिरोध ताप गुणांक वाले होते हैं, यही चीज लिखे हैं, थर्मिस्टर उच्च प्रतिरोध ताप गुणांक वाले होते हैं। आगे लिखेगा, इस थर्मिस्टर की खासियत होती है, यदि 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो, यदि 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो इसका रेजिस्टेंस 5% बढ़ जाता है। इसका रेजिस्टेंस 5% बढ़ जाता है। कोई कितना बढ़त हो, एक सेंटीग्रेड बढ़ाने पर इसका रेजिस्टेंस 5% बढ़ जाता है। और इतना अधिक परिवर्तन होने के कारण, और इतना अधिक परिवर्तन होने के कारण इस प्रकार से बनाया गया इंस्ट्रूमेंट बहुत ही सुग्राही होता है। इस प्रकार से बनाया गया इंस्ट्रूमेंट बहुत ही सुग्राही होता है, बहुत ही सुग्राही होता है। यदि किसी थर्मिस्टर का प्रयोग किया जा रहा हो और उसका रेजिस्टेंस 60 डिग्री सेल्सियस पर, 0.5 ओम हो, 60 डिग्री सेल्सियस पे 0.5 ओम हो, तो बताइएगा 15 डिग्री सेल्सियस पे कितना होगा भाई, बोलो। चार सौ 15 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना है आपका, 0.5 ओम है, तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना हो जाएगा, देखो भाई 0.125, अच्छा चलो वो छोड़ो। मान लो अगर कोई है 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे, किसी का मान कितना है आपका, क्या कहते हैं 5 ओम है, तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका मान क्या होगा, पचहत्तर होगा 75 ओम। अगर किसी का मान क्या है कि, तो इसी का मान 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना होगा, तो क्या करेंगे 60 का गुणा कर देंगे 5 में, होगा तो कितना हो जाएगा आपका 300 ओम। तो ये क्या छोटा मोटा रेजिस्टेंस है, छोटे मोटे रेजिस्टेंस का परिवर्तन है नहीं ना, ये बहुत बड़े रेजिस्टेंस का परिवर्तन हो रहा है ना आपका। तो क्या लिखे थे आपका 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे 0.5 ओम हो। अच्छा ये तो हो गया आपका बढ़ते हुए क्रम में। अगर घटते हुए क्रम में रहे तो, घटते हुए क्रम का मतलब कि मान लीजिए किसी का टेम्परेचर आपका 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर, सॉरी
60 डिग्री सेंटीग्रेड पर 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 ओम है, तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना होगा? और 5% बढ़ रहा है, 5% क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। कितना आएगा? बोलो भाई। 5% बढ़ रहा है आपका, तो सर 5% आपका जो है वो आपका कमी हो रही है, आपका निकालना है। 5% कमी हो रही है, तब के लिए क्या होगा? कमी हो रही है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे 5% की कमी हो रही है। हाँ, ये कह रहा है 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे 5 ओम है, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर के बढ़ने पर 5% की कमी हो रही है। आई बात समझ में? नहीं समझे? चलो मान लो जाने दो। 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर 400 ओम है, ठीक, और ये 5% की दर से घट रहा है। 5% की दर से क्या हो रहा है? घट रहा है। तो 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना होगा? कहां से 320 होगा जी? 5% से घट रहा है, 15 चौका 60, 4 का वेरिएशन हो गया, तो इसमें भाग दे दो सीधा सीधा, 4 का 100 डिग्री के आसपास चला जाएगा तुरंत। हाँ, कमी हो रहा है, तो कहा है, कह रहा है 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना है आपका? 400 है। तो 16 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगा? 1 डिग्री सेंटीग्रेड पढ़ा तो 5% की कमी कीजिए, इसमें से कमी करना है ना, तो 1 डिग्री पे 5% कम हो रहा है ना, तो कितना हो जाएगा? 380 हो जाएगा, होगा ना? 380 हो गया। अगर इसी तरह से 17 पे निकालें, 20 पे निकालें, तो 20 पे कितना आएगा? बोलो भैया। हाँ, तो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 320। अब वैसे ही अगर लेके चले जाओ कहां? 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो कितना पहुंचेगा? पहुंचेगा ना आपका उसी के हिसाब से, बहुत कम होगा ना। तो ये क्या है, जो कमी या वृद्धि हो रही है, कम कमी वृद्धि है, बहुत अधिक कमी और बहुत अधिक वृद्धि हो रही है टेम्परेचर की वजह से। तो टेम्परेचर की वजह से रेजिस्टेंस में बहुत अधिक कमी या बहुत अधिक क्या होती है? वृद्धि होती है। तो क्या लिखे थे? हाँ, 60 डिग्री पे 500 ओम लिखेगा, 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे 500 ओम हो, 500 ओम हो लिखेगा, 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे 500 ओम हो, तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना हो जाएगा? निकाल के जल्दी बताइए। हाँ, उसको 500 बना लीजिएगा। 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे 500 ओम हो, तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या हो जाएगा भाई? हाँ, 5% की कमी करिए। तो यार 118.75 118.75 लिख लीजिएगा। 118.75 ओम हो जाता है। हो जाता है। तो यह वैल्यू में परिवर्तन, तो यह वैल्यू में परिवर्तन बहुत अधिक मान का होता है। तो यह वैल्यू में परिवर्तन बहुत अधिक मान का होता है। तो यह वैल्यू में परिवर्तन बहुत ही अधिक मान का होता है। तो यह वैल्यू में परिवर्तन बहुत ही अधिक मान का होता है। और ऐसे थर्मिस्टरों का निर्माण, और ऐसे थर्मिस्टरों का निर्माण धातु के ऑक्साइडों द्वारा किया जाता है। और ऐसे थर्मिस्टरों का निर्माण धातु के ऑक्साइडों द्वारा किया जाता है। और ऐसे थर्मिस्टरों का निर्माण धातु के ऑक्साइडों द्वारा किया जाता है। धातु के ऑक्साइडों द्वारा किया जाता है। जैसे जैसे NiO2, जैसे NiO2
जैसे NiO2 कामा CaO2, NiO2 कामा CaO2 कामा MnO2 आदि थर्मिस्टर के अंतर्गत आते हैं, आदि थर्मिस्टर के अंतर्गत आते हैं। आदि थर्मिस्टर के अंतर्गत आते हैं और इन्हीं थर्मिस्टरों का प्रयोग, और इन्हीं थर्मिस्टरों का प्रयोग टेंपरेचर के मेजरमेंट में किया जाता है, टेंपरेचर के मेजरमेंट में किया जाता है, टेंपरेचर के मेजरमेंट में किया जाता है। टेंपरेचर के मेजरमेंट में किया जाता है। यदि परिपथ के साथ, यदि परिपथ ब्रिज परिपथ के साथ लिखेगा, यदि ब्रिज परिपथ के साथ थर्मिस्टर को जोड़ दिया जाए, यदि ब्रिज परिपथ के साथ थर्मिस्टर को जोड़ दिया जाए तो संतुलन की स्थिति में, तो संतुलन की स्थिति में, तो संतुलन की स्थिति में थर्मिस्टर में, तो संतुलन की स्थिति में थर्मिस्टर में, तो संतुलन की स्थिति में थर्मिस्टर में मान शून्य प्राप्त होगा, थर्मिस्टर में मान शून्य प्राप्त होगा। थर्मिस्टर के कारण गैल्वेनोमीटर में लिखेगा, यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। थर्मिस्टर के कारण गैल्वेनोमीटर में मान शून्य प्राप्त होगा। थर्मिस्टर के कारण गैल्वेनोमीटर में लगे हुए टेंपरेचर के स्केल में, लगे हुए टेंपरेचर के स्केल में, लगे हुए टेंपरेचर के स्केल में मान शून्य दा हो। एक बार देख के बोल दें, लिखेगा तो संतुलन की स्थिति में थर्मिस्टर के कारण गैल्वेनोमीटर में लगे हुए टेंपरेचर के स्केल में मान शून्य प्राप्त होगा, या जो मान बैलेंस में किया गया होगा, बैलेंस स्थिति में किया गया होगा, जो मान बैलेंस स्थिति में किया गया होगा, जो मान बैलेंस स्थिति में किया गया होगा, वह मान प्राप्त होगा, वह मान प्राप्त होगा। वह मान प्राप्त होगा। जैसे ही टेंपरेचर का मान बढ़ेगा, जैसे ही टेंपरेचर का मान बढ़ेगा या टेंपरेचर का मान घटेगा, जैसे ही टेंपरेचर का मान बढ़ेगा या टेंपरेचर का मान घटेगा, जैसे ही टेंपरेचर का मान बढ़ेगा या टेंपरेचर का मान घटेगा, तो टेंपरेचर का मान बढ़ने या घटने की स्थिति में, तो टेंपरेचर का मान बढ़ने या घटने की स्थिति में +5% की वृद्धि, बढ़ने या घटने की स्थिति में +5% की वृद्धि या -5% की कमी होगी, +5% की वृद्धि या -5% की कमी होगी, +5% की वृद्धि या -5% की कमी होगी, जिसके कारण
संकेतक में, जिसके कारण संकेतक के द्वारा वह मान स्केल पर प्रदर्शित होगा, वह मान स्केल पर प्रदर्शित होगा। हो गया। जैसे यहां दो धारा है, एक है I1 और दूसरी क्या है यहां पे I2 है। तो क्या I1 ही बड़ा हो सकता है I2 से? क्या I2 नहीं बड़ा हो सकता I1 से? हो सकता है ना। तो I1 बड़ा हो सकता है I2 से, या I2 बड़ा हो सकता है I1 से। तो वो कब कमी या वृद्धि होगी? तो वो यहां पे लगे हुए रेजिस्टेंस में जो थर्मिस्टर पदार्थ है, उस थर्मिस्टर पदार्थ में अगर टेंपरेचर का मान बढ़ेगा तो 5% वोल्टेज 5% रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड कमी होगी तो 5% रेजिस्टेंस में भी क्या होगी? कमी होगी। तो धारा I1 बढ़ भी सकता है, I1 घट भी सकता है, या I2 बढ़ भी सकता है, I2 घट भी सकता है। तो जो बढ़ेगा या जो घटेगा तो उसकी वजह से जो मान प्राप्त होगा वो स्केल पर ही प्राप्त होगा संकेतक के द्वारा, और वही मान किसका होगा? आपका टेंपरेचर का होगा। अगर I1 का मान ज्यादा होगा I2 से, I1 का मान ज्यादा होगा I2 से, तो I1 की दिशा में धारा फ्लो करेगी। आई बात समझ में? अगर मान क्या होगा भाई, I2 ज्यादा होगा I1 से, तो I2 की दिशा में धारा फ्लो होगी। तो जिधर से धारा का मान ज्यादा फ्लो होगा वह क्या करेगा? क्योंकि संकेतक जो है, संकेतक पे जैसे हमने यहां पे बीच में 30 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया सामान्य अवस्था में। अब क्या हुआ? टेंपरेचर बढ़ा तो 30 से इधर जा सकता है, टेंपरेचर घटा तो इधर आ सकता है। आई बात समझ में? तो ये धारा बढ़ घट सकती है, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ घट सकता है। तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा घटेगा तो ये भी अपने मान से बढ़ घट सकता है आपका। आगे बात समझ में? क्योंकि जैसे किसी कमरे का टेंपरेचर आपका 27 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमने स्केल को खड़ा कर दिया। अब उससे कम हो रहा है तो वो मान शो करेगा, उससे ज्यादा हो रहा है तो वो मान शो करेगा। आई बात समझ में? तो ये चीज कर रहा है। चलो।